नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने बात करने वाला हूं आज फिज़िक्स के हमारे अगले टॉपिक्स के बारे में जो कि मैंने सामने लिखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुकी हैं इस चैप्टर धारा विद्युत में, और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव के बारे में, फिर विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में, और उसके बाद लास्ट में हम एक बहुत ही जल्दी मैं कहना चाहिए प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं पहले भी 10वीं क्लास में, फिर भी हम एक बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आज का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिरोधों पर ताप का प्रभाव। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो धातुएं होती हैं, है ना, जो धातुएं हैं यदि उन्हें गर्म किया जाता है, मतलब अधिक ताप में उनको लेकर आया जाता है और ताप को लगातार बढ़ाया जाता है, तो उनकी जो चालकता है वो घट जाती है। अब चालकता घटेगी तो निश्चित सी बात है कि जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, है ना। तो ताप का कुछ इस तरीके का प्रभाव जो है वो प्रतिरोध पर पड़ता है कि प्रतिरोध जो है धातुओं के लिए हम बात कर रहे हैं, धातुओं के लिए जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। लेकिन वहीं यदि हम बात करते हैं अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों में जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो प्रतिरोधकता है वो कम होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोधकता कम होगी तो जो चालकता है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो चलें हम आज बात कर लेते हैं। मान लीजिए भाई कोई धात्विक वस्तु है या धातु का तार है ना, उसका, चलिए मैं लिख लेता हूँ अच्छे से। एक धात्विक तार का T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT है, मान लिया हमने, ठीक है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध तो 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 लिख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। T टेम्परेचर को ही शो कर रहा है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रतिरोध है और T डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध इतना है। तो आपको ये मालूम है कि भाई एक धातु की हम बात कर रहे हैं, तो धातु के लिए जो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध होगा वो अधिकतम होगा, जबकि जो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा प्रतिरोध वो न्यूनतम होगा, यदि हम केवल दो प्रतिरोधों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण देखने को मिलता है। ये समीकरण बनता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये एक समीकरण है जो कि किसी भी धातु में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, RT क्या है? T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, R0 आपको पता है। अब ये अल्फ़ा बीटा क्या है ये मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होगा कि यदि तो तापमान का जो परास है वो 300 डिग्री सेल्सियस से कम है, क्योंकि यदि हम सामान्य स्थिति में देखते हैं अपने घरों में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो तापमान है वो बहुत अधिक नहीं होता। तो यदि हम एक सामान्य ताप की बात करते हैं तो यदि जो तापमान है वो 300 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उस स्थिति में क्या होता है ये देख लेते हैं। यदि ताप परास (300 डिग्री सेल्सियस से कम हो तब ये जो समीकरण दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। अब ये बीटा टी स्क्वायर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम टेम्परेचर्स जब 300 डिग्री से अधिकतम तापमान होता है तब के लिए ये यूज़ होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो अल्फ़ा और बीटा, जो दो आपको कहना चाहिए घटक दिख रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा क्या है? तो ये अल्फ़ा बीटा जो है, जो दो सिंबल्स हैं जो कि
प्रतिरोध ताप गुणांक को शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमने उसको गायब कर दिया है। तो हम अपने मेन इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा हमको बताता है कि भाई प्रतिरोध ताप गुणांक एक नए घटक के बारे में ये हमें समझाता है, जैसे हम बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। और इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिंपल सा मात्रक है, ऐसा ही मात्रक की मैं बात कर रहा हूँ। प्रति डिग्री सेल्सियस या या केल्विन बोल सकते हैं अपन इसको, प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस, ये मात्रक है किसका? प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का, ठीक है। अब यहाँ से यदि हमसे कोई पूछता है कि प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा क्या है, मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक होता क्या है, तो देखिए उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक, यहाँ से आप अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के क्या आता है, RT इज इक्वल्स टू R0 प्लस R0 अल्फ़ा T। क्या किया मैंने, R0 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से मुझे केवल अल्फ़ा चाहिए, तो देखिए क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, ये ट्रांसपोज होगी वैल्यू, तो ये आएगा RT माइनस R0, और ये जो R0 और T है ये भी ट्रांसपोज होकर कहाँ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, ये नीचे। तो ये हमें एक अल्फ़ा का मान देखने को मिला, यानी कि प्रतिरोध ताप गुणांक का एक मान देखने को मिला कि अल्फ़ा बराबर होता है RT माइनस R0 अपॉन R0 T, जिसमें यदि हम इसको शब्दों में बोलना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं RT माइनस R0 यानी कि प्रतिरोध में वृद्धि R0 मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध गुणित तापमान, है ना। तो तापमान कैसा, क्योंकि 0 से हमने T तक लेकर आए हैं तो तापमान में वृद्धि, मतलब ये हमें एक मान मिला है, किसका मान मिला है, प्रतिरोध ताप गुणांक का। तो इसके वैल्यू पुट करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि भाई कितना तापमान में परिवर्तन आता है जब हम किसी भी प्रतिरोध या किसी धातु के प्रतिरोध की बात करते हैं, तो ताप बढ़ाने पर या ताप घटाने पर उसके प्रतिरोध में कितना कमी आती है, ठीक है। तो ये इतना ही अभी फ़िलहाल। अब अगले टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमने देखा था विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक इसी की बात हम कर लेते हैं, प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव में। यहाँ पर जो मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, पहली मैंने बताई थी भाई धातु, और दूसरा मैंने बताया था अर्धचालक। अब देखिए अधातु इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अधातुओं में तो वैसे भी धारा का चालन नहीं होता, इस वजह से हम अधातुओं की बात नहीं करेंगे। तो देखिए धातुएं जो होती हैं, धातुओं के लिए ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक है ना, इसका मान धनात्मक होता है, ठीक। धनात्मक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर जो अल्फा का मान है वो हमें प्लस पॉजिटिव मिलता है, जबकि अर्धचालकों में इसी अल्फा का मान हमें मिलता है ऋणात्मक। प्रतिरोध ताप गुणांक का मान अर्धचालकों के लिए ऋणात्मक होता है, जबकि इसका मान धातुओं के लिए धनात्मक होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की।
देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की जब बात की जाती है तो विशिष्ट प्रतिरोध हम सबने पढ़ा हुआ है कि विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है ना। विशिष्ट प्रतिरोध में हमने देखा था, पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध हमने देखा था कि जो प्रतिरोध होता है ये प्रतिरोध से स्टार्ट होता है। जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है तार की लंबाई और व्युत्क्रमानुपाती होता है तार के क्षेत्रफल के, तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के। तो यहाँ से हमें एक नई चीज़ मिलती है जो कि होती है R समानुपाती L बटे A, या इसी को हम लिखते हैं R बराबर रो L बाय A। जहाँ पे ये रो साइन जो हमें दिख रहा है, इसी रो को हम कहते हैं तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, या कह सकते हैं हम परिपथ का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो ये चीज़ होती है विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का कैसा क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के साथ साथ पिछली क्लासेस में हमने विशिष्ट चालकता भी देखी थी। तो विशिष्ट चालकता के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है ना। यानी कि ये विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है, या विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमको पता है। ठीक है, धारा का बहना और धारा का ना बहना ये दोनों उसके क्या हैं, ऑपोजिट पार्ट है, व्युत्क्रम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड फॉर्म। तो ये है। अब यहाँ पर हमने पिछली क्लासेस की ही बात हम करते हैं। मैंने आपको अनुगमन वेग और श्रांति काल उसके बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी, तो वो आप लोगों को थोड़ी बहुत ध्यान होंगी। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो भाई रो बराबर है एक 1/सिग्मा। सिग्मा क्या है यहाँ पर, विशिष्ट चालकता है ना। ये विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम होता है, पता चल गया हमें। तो यहाँ पर यदि मैं इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लिखता हूँ तो ये क्या लिखा जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लिखता हूँ तो ये लिखा जाएगा RA/L। ठीक है, A यहाँ गया, L ट्रांसपोज होकर नीचे आ गया। तो यहाँ पर हमें रो या 1/सिग्मा की वैल्यू देखने को मिलती है RA/L। और इसे ही जब हम अनुगमन वेग या श्रांति काल के पदों में लिखते हैं तो देखिए क्या होगा। हमें मालूम है कि अनुगमन वेग क्या होता है, हमें मालूम है कि श्रांति काल क्या होता है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं और धनायनों से टकराते हैं, धारा जब बहने लगती है, तो तब प्रत्येक धनायन से टक्कर के बीच का जो समय होता है उसे हम कहते हैं श्रांति काल। तो उसके लिए मैंने एक समीकरण बताया था आप लोगों को। ये समीकरण होता है 2m/ne² और टाउ। यहाँ पर ये हमने एक समीकरण देखा था। ठीक है, जहाँ पर ये जो m है ये है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन्स का, n जो है ये संख्या है इलेक्ट्रॉन्स की कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, e जो है ये आवेश है इलेक्ट्रॉन्स का, और टाउ जो है बहुत अच्छे से आपको पता होगा श्रांति काल है। टाउ क्या है, श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो रो की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों से हटके ये यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये दो मुख्य घटकों पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो डिपेंड करता है ये मेनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो श्रांति काल है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब कैसे डिपेंड करता है तो भाई ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। n मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि मूव करते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। अब देखिएगा यहाँ जैसे हमने प्रतिरोध की बात की थी, प्रतिरोध के लिए हमने एक समीकरण लिखा था, वैसे ही यहाँ पर हम विशिष्ट प्रतिरोध के लिए एक समीकरण लिखने वाले हैं। T डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट प्रतिरोध रो T और 0 डिग्री सेल्सियस पर रो 0।
है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जैसे कि हमने पिछले प्रतिरोध वाले पार्ट में देखा था, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रो टी इज इक्वल्स टू रो 0 1 प्लस अल्फ़ा टी। यहाँ पर ये जो वहाँ पर था मान, मतलब यहाँ पर भी वही सेम मान होंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा का क्या मान निकल के आएगा वो भी हमें मालूम है, बिल्कुल पिछले बार जैसा ही होगा ये। अल्फ़ा बराबर यहाँ पर होगा रो टी माइनस रो 0 अपॉन रो 0 टी, ये हमें जो है देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब ये तो हमने देख लिया। अब देखिए प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। विशिष्ट प्रतिरोध मुख्यतः डिपेंड करता है तार की लंबाई, तार के अनुपस्थित क्षेत्रफल पर, ठीक है ना, जबकि प्रतिरोध जो है वो पूरे के पूरे परिपथ के लिए होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं जब धातुओं की और अर्धचालकों की, तो देखिए होता क्या है कि धातुओं में आपको पता है कि जब आप ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। अब प्रतिरोध कैसे बढ़ता है, तो देखिए प्रतिरोध बढ़ने का मुख्य कारण ये होता है कि जब हमने ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ाने पर ये जो इलेक्ट्रॉनों के मूव होने की जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अब क्योंकि बहुत तेज़ी से अनुगमन वेग बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेज़ी से मूव होंगे, और बहुत तेज़ी से यदि मूव होते हैं वो, तो धनायनों से जो उनकी टक्कर है वो भी बहुत तेज़ी से होगी, जिससे श्रांति काल का मान जो है वो बहुत कम हो जाएगा। अब यदि श्रांति काल का मान कम होता है, यहाँ पर देखिएगा आप, यदि श्रांति काल का मान कम होता है तो यहाँ पर टोटल मान जो है वो बढ़ जाएगा। टोटल मान किसका बढ़ जाएगा, इस R का। और यदि R का मान बढ़ता है तो धारा का मान अपने आप जो है वो कम हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉनों की गति जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इससे होगा क्या कि भाई सीधी सी बात है कि यदि हमने ताप बढ़ा दिया तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लेकिन यदि हम ताप घटाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाएगा। अब अर्धचालकों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अर्धचालकों में क्या होता है कि अर्धचालकों में दो चीज़ें चलती हैं, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और श्रांति काल तो है ही। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होती है जो कि धातुओं में होती है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात मैं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं हम। जैसे जैसे हम अर्धचालकों में तापमान बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ जो पॉजिटिव आयंस हैं, मतलब धनायनों की जो संख्या है वो धीरे 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 करके बढ़ती जाती है। किसकी संख्या, पॉजिटिव आयंस, यानी कि धनायनों की संख्या जो धारा बहने में हेल्प करते हैं, या कहना चाहिए जिनसे धारा बहती है। अब क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये ताप बढ़ाने के साथ साथ बढ़ते हैं और श्रांति काल भी जो है वो कम होते जाता है, लेकिन ये श्रांति काल जो है यदि हम धनायनों की संख्या के कंपैरिजन में बात करते हैं तो कम होता है, मतलब धनायनों की संख्या ज़्यादा होती है श्रांति काल में चेंज से। तो क्योंकि धनायनों की संख्या अधिक है इसलिए वहाँ पर जो धारा के बहने का जो फैक्टर है वो हैवी हो जाता है, या जो वो है भारी पड़ता है प्रतिरोध पर, इसलिए अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ जाता है, जबकि प्रतिरोध का मान धारा के बहने के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। उसका रीज़न यही है कि अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर धनायनों की संख्या धीरे 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 करके बढ़ती है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये था ताप का प्रभाव प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध पर। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों का संयोजन हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है भाई। हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं प्रतिरोधों के संयोजन में। कौन कौन सी दो चीज़ें पढ़ी हैं? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब देखिएगा जरा एक डायग्राम बनाकर हम देख लें कि श्रेणी और समांतर क्रम में अंतर क्या होता है। तो देखिए श्रेणी क्रम में कुछ इस तरीके से प्रतिरोध लगे होते हैं, जबकि समांतर क्रम में कुछ इस तरीके से ये समांतर दिख रहा होगा आपको। ये श्रेणी मतलब एक ही लाइन में।
तो ये मैं बहुत डीप नहीं समझा रहा हूँ आपको, बस एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करूँगा कि ये श्रेणी क्रम है और ये समांतर क्रम है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सिंगल लाइन गई हुई है, यदि हम नॉर्मल बात करते हैं सिंगल लाइन गई हुई है, तो सिंगल लाइन गई है तो इस सिंगल लाइन में भाई जो धारा बहेगी वो भी सिंगल होगी, मतलब धारा का मान यहाँ पर एक ही रहने वाला है। प्रतिरोध तो अलग अलग है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो भी कैसा होगा, वो भी अलग अलग होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई इस पर जो विभवांतर होगा, मान लीजिए यहाँ पर V1 विभवांतर है, यहाँ V2 विभवांतर है, यहाँ V3 विभवांतर है और यहाँ पर V4 विभवांतर है। तो यहाँ पर V1 और V2 का जो डिफरेंस है वो हमें VI देखने को मिलेगा, V2 और V3 के बीच में हमें VJ देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमें ये VK देखने को मिलता है। ये बड़ी सिंपल सी एक समझाने की ट्रिक है मेरी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भाई चले ये इनके अंतर हैं, VI, VJ और VK, ये तीनों अलग अलग होने वाले, लेकिन इस सीधी एक लाइन में बहने वाली धारा जो है वो एक ही होगी। अब हमने ये देखा, ओम का नियम हमने पढ़ा हुआ है, V बराबर IR होता है, ठीक है ना, V बराबर IR होता है। अब यहाँ पर देखें आप, चेंजेस किस में है, V में है और R में है, ठीक है। तो यदि हम पहले प्रतिरोध की बात करते हैं R1 के लिए, तो R1 के लिए देखें आप, विभवांतर है VI और धारा तो I ही है और प्रतिरोध है R1। ऐसे ही VJ के लिए I R2, VK के लिए I R3। तो यहाँ पर भाई हमने ये देखा कि VI, VJ और VK तीन अलग अलग विभवांतर हैं, उनके लिए जो है प्रतिरोध धारा की मान ये है। अब इस पूरे परिपथ में कुल विभवांतर कितना होगा, पूरे परिपथ का कुल विभवांतर V1 से V4 तक है ना, क्योंकि चार अलग अलग प्रतिरोधों विभवांतरों की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर कुल इस पूरे के पूरे परिपथ में जो विभवांतर हमें देखने को मिलेगा, ऐसे हम लेते हैं कैपिटल V, और कैपिटल V का मान होगा VI प्लस VJ प्लस VK के बराबर। और हमको भाई पता है V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पर हम ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें जब पुट करते हैं तो ये निकल कर आता है IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और यहाँ से आप I को कट करेंगे तो ये मिलेगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो है ये कुल मिला के प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाई समांतर क्रम की। समांतर क्रम में आप देख रहे हैं ये तीन लाइन बनी हुई है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, मतलब इन तीनों में बहने वाली धारा भी अलग अलग होगी, I1, I2, I3, ठीक है। प्रतिरोध तो अलग हैं ही, आपको दिख रहे हैं वो R1, R2, R3, लेकिन इसके सिरों में जो विभवांतर होंगे वो सेम होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर V1, V2, यहाँ पर भी V1, V2 और यहाँ पर भी V1, V2, मतलब इनका जो एक परिणामी जो विभवांतर हमें देखने को मिलेगा ये हो सकता है कि इसका VI, इसका भी VI, इसका भी VI हो, या हम इसको V भी कह सकते हैं, VII लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक। तो ये कंडीशन बनती है भाई समांतर क्रम में कि तीन अलग अलग लाइन गई हैं, तो तीनों अलग अलग लाइन में धारा के मान भी अलग अलग होंगे, प्रतिरोध तो अलग अलग हैं ही, लेकिन उनके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो एक सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है कि ओम का नियम कहता है V बराबर IR, क्या कहता है, V बराबर IR। अब यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू है, V तो हमेशा सेम है, तो जब R1 प्रतिरोध की बात करते हैं तो R1 प्रतिरोध के लिए ये क्या देखने को मिलता है हमें, V बराबर I1 R1, फिर V बराबर I2
R2। अब हम दूसरे प्रतिरोध को ले रहे हैं, फिर तीसरे प्रतिरोध के लिए V बराबर I3R3, ये देखने को मिला हमें। तो यहाँ पर देखिए V तो एक ही है, V के मान में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, तो मान में परिवर्तन किसके हो रहा है? धारा के मान में परिवर्तन, I1, I2 और I3। यानी यहाँ पर जाकर कुल धारा हमें कितनी मिलेगी वो पता नहीं है हमें, तो यहाँ पर कुल धारा हमें कितनी मिलेगी तो वो निकालेंगे हम। यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि हम I का मान निकालते तो I बराबर आता है V बटे R, तो यहाँ पर भी I1 बराबर होगा V बटे R1, यहाँ पर होगा I2 बराबर V बटे R2 और यहाँ पर I3 बराबर होगा V बटे R3। अब क्योंकि भाई हमें कुल धारा का मान ज्ञात करना है I, तो ये I होगा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें I1, I2 और I3 के, तो ये होता है V अपॉन R, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 और आप V को कट कर दें कॉमन निकाल के, तो आपको मिलता है 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो कुल मिलाकर ये हमने देखा, ये प्रतिरोधों का संयोजन था जिसमें हमने श्रेणी क्रम में देखा कि क्या संयोजन के बाद हमें कुल प्रतिरोध देखने को मिलता है। समांतर क्रम में हमने देखा कि एक समांतर क्रम में जब हम परिपथ को देखते हैं तो उसमें कुल प्रतिरोध की जब हम बात करते हैं तो क्या कुल प्रतिरोध होता है। तो ये था कुल मिलाकर आज का हमारा धारा विद्युत का पार्ट, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की। तो अगली क्लास में इसके आगे के जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।